नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की 43वीं वार्षिक समन्वय निकाय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस दौरान सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, प्रमुख सचिव बीएल मीणा सहित कई माननीय लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री जेपीएस राठौर ने माउस क्लिक करके बैंक का नया लोगो लॉन्च किया। तैंतालीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक का यहां पर आयोजन किया गया। लखनऊ की तस्वीर आप देख सकते हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे और सहकारिता बैंक का नया लोगो यहां पर लॉन्च किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ की, जहां पर खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे। और अब बड़ी खबर लखनऊ से। हिंदी में वाहन नंबर प्लेट हुई वैन। हिंदी में वाहन नंबर प्लेट पर कटेगा चालान, 5,000 रुपए का भरना होगा जुर्माना। आज से शुरू की प्रशासन ने कार्रवाई। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर भी चालान किया जाएगा। चालकों को रजिस्ट्रेशन रसीद दिखाने पर मिलेगी छूट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर लखनऊ से हिंदी में वाहन नंबर प्लेट बैन हो गई है और 5,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा अगर ये नंबर प्लेट होती है तो। आज से प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होगी तो ही यहां पर निजात मिलेगी। कुछ इस तरह की जो प्लेटें हैं वो अब नहीं चलेंगी। प्रशासन अब कार्रवाई के मूड में यहां पर नजर आ रहा है। बताया जा रहा है 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। और अब बड़ी खबर सीतापुर से। मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का धरना। कर्मचारियों ने दिया 1 दिवसीय धरना। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कलेक्ट्रेट परिसर में दिया कर्मचारियों ने धरना। कई सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर कर्मचारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में यह धरना दिया गया है। कई सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने धरना दिया है और सीतापुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 दिवसीय धरने पर यहां पर कर्मचारी बैठे और पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर यहां पर यह धरना दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। 1 दिवसीय धरना यहां पर दिया गया, नारेबाजी की गई पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर। यहां पर यह धरना कलेक्ट्रेट परिसर में दिया गया। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को वसूली का नोटिस। कार्यरत डॉक्टरों के गायब होने पर शासन सख्त। 25 डॉक्टरों के खिलाफ वसूली का नोटिस जारी। पीजीडीएनबी कोर्स करने के लिए छुट्टी पर गए हैं डॉक्टर। छुट्टी से वापस नहीं लौटने पर नोटिस हुआ जारी। बॉन्ड के तहत सभी डॉक्टरों से होगी राजस्व की वसूली। पहले भी 17 डॉक्टरों को जारी किया गया था ऐसा ही नोटिस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बॉन्ड के तहत यहां पर यह वसूली डॉक्टरों से की जाएगी। 25 डॉक्टर के खिलाफ वसूली का जो नोटिस है वो अब जारी कर दिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। छुट्टी से वापस नहीं लौटने पर यह वसूली जो है अब की जाएगी। और अब बड़ी खबर लखनऊ से। फिर शुरू हुई बेमौसम बारिश। धूल भरी आंधी के साथ हुई बारिश। 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। यूपी के कई जिलों में बारिश का कहर। सुबह निकली धूप और फिर बारिश यहां पर हुई है। ये बड़ी खबर, जहां पर लगातार जो बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। एक तरफ मौसम तो सुहाना हो रहा है, लेकिन किसानों की परेशानी भी इस बारिश ने बढ़ा कर रखी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार बारिश यहां पर हो रही है। बेमौसम बारिश ने मौसम सुहाना किया है। धूल भरी आंधी के साथ ये बारिश यहां पर हो रही।
अब खबर कुशीनगर से है, जहां जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और खंड शिक्षा कार्यालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय में बच्चों की संख्या, बच्चों के अनुपात में शिक्षक की आदि व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने माध्यमिक भोजन के तहत बन रहे खाने के बारे में भोजन गुणवत्ता को बनाए रखने मेन्यू के आधार पर भोजन बनाने के संदर्भ में बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया। और अब बड़ी खबर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजली कड़कने, तेज हवा, ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। लोगों को घरों में रहने की सलाह भी विभाग की तरफ से दे दी गई है। जब तक जरूरी ना हो घरों से ना निकलें, ये बात यहां पर चेतावनी देकर मौसम विभाग की तरफ से लोगों को दे दी गई है। यह अलर्ट यहां पर विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। बिजली कड़कने, तेज हवा, ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग ने लोगों को दी है और घरों से बेवजह ना निकलने की बात यहां पर कह दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिजली कड़कने, तेज हवा, ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी जो है वो लोगों को दी गई है। घरों में रहने की सलाह विभाग की तरफ से जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि योगी आदित्यनाथ के आदेश को भी लगातार चुनौती दी जा रही है। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन खनन माफियाओं के आगे नतमस्तक नजर आ रहा है। एक बड़ा सवाल खड़ा यह है कि आखिर प्रशासन खनन माफियाओं पर वीडियो वायरल होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं करता। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, किसी भी तरह के माफिया को नहीं छोड़ रहे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने खनन माफियाओं को लेकर भी काफी सख्ती जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध खनन माफियाओं को चिन्हित कर प्रशासन कड़ी से कार्रवाई करे। लेकिन अमरोहा जनपद के गांव मछरई में अवैध खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश को भी चुनौती दी जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि इस गांव में कई खनन माफिया विभाग के रहमो करम पर पनप रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद भी प्रशासन ने अभी तक इन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक खनन विभाग की आंखें खुलती हैं और इन माफियाओं पर कार्रवाई की जाती है कि सफेद पोश और प्रशासन के संरक्षण में अमरोहा में खनन माफिया पनप रहे हैं। अमरोहा जिला के कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता करने पहुंचे राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देवेंद्र शर्मा ने यह प्रेस वार्ता की, जिसमें जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभियान चलाने की शुरुआत की जा रही है, जिसमें ईंट भट्टों पर काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं, उनको चिन्हित करके स्कूल में दाखिला कराया जाए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। योजना रचना भी बनाई है कि ईंट भट्टों को लेकर हमारे एएसक्यू के अधिकारी और हमारे हमारे श्रम विभाग के अधिकारी मिलकर, हमारे डीपीओ मिलकर एक अभियान सीडब्ल्यूसी के साथ एक मिलकर अभियान चलाने वाले हैं कि जो बच्चे पढ़ते नहीं है ईंट भट्टों पर और उनके माँ बाप काम करते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था भी करने का, उनका पुनर्वास करने की व्यवस्था के लिए भी ये टीम लगेगी और इसके परिणाम भी आपको दिखाई देंगे। बांदा डीएम दीपा रंजन ने पोषण पखवाड़ा 2023 के तहत हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया है। इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और संदेश दिया गया कि कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे। साथ ही किसानों से अपील की गई है कि किसान भाई मोटे अनाज की उपज करें, जिससे तमाम लोग स्वस्थ रहें, कोई भी व्यक्ति कुपोषित ना रहे। आपको बच्चे स्वस्थ होंगे 4 अप्रैल के बीच में। उसके 3 थीम हैं, 3 विषय हैं, क्योंकि इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज मिलेट जो है
दूसरा शुरू को बनाया जा रहा है। इसका पहला थीम ये है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जन समुदाय को मोटे अनाजों की उपयोगिता के बारे में। पहले लोग छोटा छोटा खाते थे, स्वस्थ रहते थे, पेट ठीक रहता था, सृष्टि नहीं होती थी, कब्ज नहीं होती थी, और बीमारियां नहीं होती थी मोटे अनाज खाने में। मोटे अनाज की सदाई है, कोदो है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, चना है। गाजियाबाद की एलिवेटेड रोड पर स्टंटबाजी को रोकने के लिए 42 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिनमें से 27 सीसीटीवी की तार ही चोरी हो गई। इस मामले में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं लापरवाही बरतने के आरोप में दरोगा समेत 10 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दिनांक 16 मार्च की रात लगभग 8:30 बजे एलिवेटेड पे एक अज्ञात व्यक्ति कारों के साथ छेड़छाड़ करता हुआ सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। इस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है व इसकी गिरफ्तारी हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी ही इसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में लगातार हो रही बरसात से किसान काफी परेशान हैं। किसानों के लिए बरसात आफत की बरसात बन गई है। बरसात ने किसानों की फसल को चौपट करके रख दिया है। खेती में खड़ी गेहूं, सरसों की फसल गिर गई है। वहीं आलू की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। किसान अब सरकार से फसल के नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। कल से पानी बरस रहा है, आज ज्यादा बरसा है तो इससे गेहूं पलट गया है और सरसों कटी पड़ी थी उसमें बहुत नुकसान हो गया। आलू में भी पानी भर गया। तो क्या समस्या आएगी अब आप लोगों को? अब समस्या क्या है, इसमें नुकसान बहुत हो गया। कल से बरसात हो रही, गेहूं का नुकसान हो गया है। सरसों को खड़ी भी सरसों लौट गई है, कटी भी सरसों लौट गई है। काफी नुकसान हो गया है। क्या नाम है आपका? अनूप राजपूत। अवैध रिश्ता बनाना चाह रहे जेठ ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। चारपाई पर सो रही मां बेटी को आग लगाकर जिंदा फूंकने वाला आरोपी जेठ वहां से फरार हो गया। जुलसी मां बेटी को पहले सीएचसी ले जाया गया। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाते समय मासूम बेटी की बीच रास्ते में ही मौत हो गई। सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे। एसपी ने वारदात की पड़ताल की, साथ ही फरार जेठ की गिरफ्तारी के सख्त निर्देश भी जारी किए। बताया गया कि मल्लावा कोतवाली के शाहपुर हेरिया शिवनाथ लुधियाना में रह रही वहां नौकरी करता था। अभी होली पर ही आया था। घर में उसकी 30 वर्षीय पत्नी रामश्री अपने बच्चों के साथ रह रही थी। रात रामश्री अपनी 9 महीने की बेटी आष्टी के साथ एक चारपाई पर और बाकी बच्चे दूसरी चारपाई पर सो रहे थे। उसी बीच रात के करीब 2 बजे एकाएक रामश्री की चारपाई धू धू कर जलने लगी, जिससे रामश्री और उसकी मासूम बेटी बुरी तरह झुलस गए। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़े वहां पहुंचे। आनन फानन में दोनों को एम्बुलेंस 108 से सीएचसी ले जाया गया, जहां के डॉक्टरों ने हालात नाजुक देखकर मेडिकल कॉलेज के लिए उन्हें रेफर कर दिया था। दोनों मां बेटी को यहां लाया जा रहा था। उसी बीच मासूम ने दम तोड़ दिया, जबकि रामश्री की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। रामश्री के चचेरे ससुर ने उसके जेठ परमेश्वर के ऊपर डीजल डालकर जिंदा फूंकने का आरोप लगाया है। इसके पीछे बताया गया कि परमेश्वर बगैर शादीशुदा है और वह रामश्री से जबरन अवैध रिश्ता बनाना चाहता था, जबकि रामश्री इसके खिलाफ थी। ये ग्राम शाहपुर हरैया थाना मल्लावा में, और इसमें एक महिला और उसकी छोटी बच्ची रात में सो रहे थे, जो कि उनकी चारपाई पे आग लग गई और जिससे वो घायल हो गए हैं काफ़ी गंभीर जलने से। और यह भी ज्ञात हुआ है कि जो छोटी बच्ची थी उसकी डेथ हो गई है। जानकारी करने पर पता चला है कि जो इसका देवर है जेठ द्वारा जो है किन्हीं कारणों से इसमें आग लगाई गई है, वो फरार है।
अच्छा, इस पे कौन था? बड़ी खबर कन्नौज से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद किसान। जिले में तूफानी बारिश से लाखों की फसलें बर्बाद। हलसेरन ने बर्बाद किसानों ने की मुआवजे की मांग। जिले के सैकड़ों गांवों के किसानों का हुआ नुकसान। अलीनगर, ब्रह्मपुर, जादेवपुरवा के किसानों की मांग। जुरिया के किसानों ने सरकार से मांगा मुआवजा। बेमौसम बारिश से और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। जिले में तूफानी बारिश से किसान बेहद परेशान हैं। अब किसान हैं लगातार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भारी नुकसान यहां पर किसानों को हुआ है। बेमौसम बारिश एक तरफ लोगों के लिए सुहाना मौसम ले आई, लेकिन किसानों की परेशानी को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने बढ़ा दिया। तो कब हुआ था ये कल शाम को क्या नाम है आपका? जया प्रसाद। कौन सा गांव है? ग्राम थलोरिया, मौजा अली नगर है ना? हाँ। बड़ी खबर कन्नौज से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का संयुक्त धरना। धरने में सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की गई मांग। पीएम के नाम डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर धरना दिया गया। जिला मुख्यालयों पर देशव्यापी धरना यहां पर दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में यह धरना दिया गया। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का संयुक्त धरना यहां पर हुआ और पीएम के नाम डीएम को यहां पर यह ज्ञापन सौंपा गया है। यह धरना यहां पर कर्मचारी हैं उनकी तरफ से दिया गया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में यह धरना दिया गया। कन्नौज की तस्वीरें आप देख सकते हैं। का जो धरना प्रदर्शन है ये पूरे भारतीय स्तर पे और एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि एनपीएस वापस लो, नई पेंशन स्कीम को वापस लो। और एक सूत्रीय कार्यक्रम है ये। भारत में तमाम केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी के संगठनों को मिला करके इस संघर्ष के लिए एक मोर्चे का गठन किया गया, जिसको एनजीसीए कहते हैं, संयुक्त मोर्चा है। अप्रैल 2004 के बाद में केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के साथ कुठाराघात करके उनकी पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2005 से राज्य कर्मचारियों की भी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। उसी को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के लिए आज केंद्र के कर्मचारी और राज्य कर्मचारी एक साथ एक मंच पर बना करके संयुक्त मंच जो गठन हुआ है उसके तहत आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक दिवसीय धरना है, इसके बाद ज्ञापन देंगे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को। कन्नौज में किसान लगातार प्राकृतिक आपदा का शिकार हो रहा है। अभी आलू का बाजार भाव और आलू भंडारण किसानों को रुलाए हुए था, तो अब प्राकृतिक आपदा ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। कन्नौज में 3 दिन से लगातार तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की गेहूं और राई की फसलों को पूरी तरह मटिया मैट कर दिया है। यहां के सैरिक क्षेत्र में बिजली गिरने से 61 मवेशी भी मर गए। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव का कहना है कि सरकार बिना देर किए किसानों को मुआवजा दे, नहीं तो किसान के पास आत्महत्या के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं होगा। आकाश बिजली से हाँ। मरी और पत्ते कितनी भेड़ें मरी हैं? मैंने मरी 20 और बकरी नहीं जगह है। अच्छा, किसी प्रशासनिक अधिकारी को आपने अवगत कराया है? कराया वो खाओ ही नहीं। किसने नहीं उठाया? आकाशी बिजली गिरी, ओला पड़ा है, उसी से भेड़न की मौत हो गई। आपकी कितनी भेड़ें थी? मेरी बहनें 42 मरी। कोई जनहानि हुई है? जनहानि तो नहीं है, सिर्फ भेड़ें खत्म हुई हैं। भेड़ें खत्म हुई। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान वैसे भी महंगाई की मार से परेशान था और जो उसकी फसलें थीं वो कहीं ना कहीं मंदी से जूझ रहा था।
खाद तो उससे महंगी मिली, बीज उससे महंगा मिला, डीजल पेट्रोल ट्रैक्टर में डाला महंगा मिला, लेकिन आलू और तमाम चीजें बहुत सस्ती हुई। वैसे ही परेशान। इधर जो बेमौसम बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, और कन्नौज से बड़ी खबर, आकाशीय बिजली गिरने से 61 मवेशियों की मौत। 2 गांवों के 3 पशुपालकों के थे मवेशी। लेखपाल ने नहीं रिसीव किया पीड़ितों का फोन। सौरिख के बसबारी और किरसनौनापुर के पशुपालकों पर आफत। प्रकृति का आपदा का शिकार बने पशुपालक, शासन से की मुआवजा देने की मांग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से 61 मवेशियों की मौत हुई है। 2 गांवों में 3 पशुपालकों का यहां पर ये भारी नुकसान हुआ है। सौरिक के बसबारी का ये पूरा मामला है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 61 मवेशियों की मौत हो गई। 2 गांवों के 3 लोगों के ये मवेशी थे जिनकी मौत हुई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। किसान पहले से भारी बारिश, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जूझ रहा है, परेशान है और उस पर ये एक और कहर टूट पड़ा है। कन्नौज की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं नवनिर्मित 2 पुलिस चौकियों का पुलिस अधीक्षक ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने कन्नौज को अपराध मुक्त बनाने के साथ साथ अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की है। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गुरसाएगंज कोतवाली क्षेत्र के फर्रुखाबाद बॉर्डर, राम आश्रम और मझपुरवा में चौकी का निर्माण कार्य कराया गया था। पुलिस अधीक्षक ने दोनों नवनिर्मित चौकियों का आज फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2 स्थानों पर नई चौकी स्थापित होने से अपराध करने वाले अपराधियों पर और अंकुश लगेगा। वहीं अब लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। किसी भी कोई समस्या हो तो तुरंत चौकी पहुंचे, समस्या का निस्तारण होगा। उन्होंने कोतवाली और चौकी प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता के साथ मिलकर काम करें और जनता भी पुलिस का सहयोग करे। क्षेत्र में आज 2 नवनिर्मित पुलिस चौकियों का लोकार्पण किया गया है। फर्रुखाबाद जनपद के बॉर्डर पर स्थित रामाश्रम बॉर्डर और जनपद में गुरसाएगंज थाना क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जो हमारा चौकी है मझपुरवा, इन दोनों का उद्घाटन किया गया हुआ है। दोनों ही स्थानों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। कानपुर के थाना कल्याणपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी के प्रेम संबंधों से खफा होकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुद ही पिता ने डायल 112 को फोन मिलाकर सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साढ़े 17 कैसे घटना हुई है ये हमको नहीं पता। सुबह पापा मेरे घर पे आए थे तो उन्होंने बताया था कि हमने मारा। तुम संगीत का नाम पापा ने कहा कि मैंने उसको मार दिया है, तो पापा ने क्यों मार दिया? अब ये बात एक लड़के बात करते थे उसी वजह से। अच्छा, उसी वजह से। मोहल्ला कश्यप नगर में राधेश्याम गुप्ता जी हैं जो कि ई रिक्शा चलाते हैं। उनकी 3 बच्चियां थे, उसमें जो 2 बच्चियों की शादी हो गई। एक छोटी बच्ची है जो कि हाई स्कूल में पढ़ती है। वो उनके द्वारा किसी लड़के के प्रेम संबंध के कारण जो है उन्होंने ये घटना जो है अपनी बेटी की जो है गला दबाकर हत्या की है। और यह सूचना भी जो है उन्होंने 112 नंबर पे जो है स्वयं ये बताया है। आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई अभी कि नहीं हो पाई? आरोपी जो है जो उनके पिताजी हैं वो पुलिस हिरासत में है। कानपुर के अटल घाट से बीते 7 माह पूर्व लापता हुए ऋतिक के मामले में भाजपाइयों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है और कई बिंदुओं पर जानकारी देते हुए मामले
की जांच कमेटी गठित करने की मांग की है। बता दें कि 23 अगस्त को ब्रह्मनगर निवासी सराफा कारोबारी का बेटा ऋतिक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। वहीं पीड़ित परिजनों का कहना है कि कई बार अलग अलग नंबरों से उन्हें कॉल भी आई, लेकिन उन नंबरों की अभी तक जांच नहीं हो पाई है। वहीं फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में पुलिस ने ऋतिक की डूबने से मौत होने की पुष्टि की है, जिसका विरोध करते हुए पीड़ित परिजन और भाजपाइयों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और पुनः जांच कराए जाने की मांग की है। जांच के आधार पर फॉरेंसिक जांच सर उनकी एक मतगणना थी कि अपना उन्होंने हिसाब से कि वहां पर डूब गया, ये उन्होंने एक काल्पनिक स्टोरी रिक्रिएट करके वहां पर जांच करवाई थी। बट वास्तविक में उसके 1 महीने बाद मेरे भाई के अपहरण करने वालों का फोन आता है, वो मुझसे पैसे की भी डिमांड करते हैं, वो मेरे भाई से मेरी बात भी करवाते हैं। बट पुलिस अभी तक कहने पर तुली है कि वो मुझसे कोई मजाक कर रहा है। सभी लोगों ने भेंट करी है कमिश्नर साहब से। हमारे पार्टी के, हमारे मोर्चे के, हमारे कोषाध्यक्ष, उनके भाई पिछले 23 अगस्त को जिसका अपहरण हो गया था गंगा बैराज से, बहुत सारे ऐसे बिंदु थे हम लोगों के पास भी, जो हम लोगों ने भी इन्वेस्टिगेट किए, परिवार ने भी इन्वेस्टिगेट किए, पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट किए, लेकिन वो सारे बिंदु इस तरफ ये प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे का अपहरण हुआ है। लेकिन प्रशासन लगातार इस बात को साबित करने में लगा रहा कि बच्चा डूब गया। अगर बच्चा डूब गया तो बच्चे का एविडेंस अभी तक हमें नहीं मिला है कि वो बच्चा डूब गया है। तो क्या मैं ये मानूं कि प्रशासन इसमें फेल है? कानपुर सेंट्रल से फैतुलगंज आउटर में रेलवे ट्रैक पर युवक ने खुदकुशी कर ली। सुबह तकरीबन 9 बजे युवक ने जैसे ही देखा कि ट्रेन आउटर में आ रही है, ट्रैक पर वो लेट गया, जिससे उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। मौके पर जीआरपी के सिपाही पहुंचे और जांच में जुट गए। जीआरपी की जांच में पता चला कि मरने वाला युवक शहर के बेकनगंज थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। पिछले 7 महीने से राहुल वर्मा निलंबित चल रहा था, जिसकी वजह से वो बेहद दिनों से परेशान था। रहा था 7 महीने से निलंबित चल रहा था हर फायर में, जबकि काफी पिक्चर पूरे हैं अपायर के सामने पेश हुए थे, उन्होंने बात नहीं किया। 7 बजे कैंसर कर रहा था, बच्चा उसकी दवा नहीं कर पा रहा था, उसी में हालत खराब हुई, सरकारी साहब ने दाखिल किया। अभी ये नहीं बताया जा सकता क्या है हुआ है, बट ये है कि एक आदमी जो है शांति नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास वो कट गए थे और हम लोगों ने वहां मौके पहुंचकर उनके पास एक मोबाइल फोन मिला था, जिसके आधार पर उन्होंने जानकारी किया और नंबर सिम को निकाल करके, और उसके बाद पता चला कि उनका नाम राहुल वर्मा है। उनके घर के लोग आ गए हैं, तो संबंध में पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।